बताओ अगर ये टू लाइन्स है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, कौन सा होगा? अब आप ये खुद बोल रहे हैं कि टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब दोनों ओरिजिन से जा रही है तो दोनों का मिलन तो वहीं पे हो रहा है ओरिजिन पे, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? 0 0। हाँ, अगर ये टू लाइन्स ओरिजिन से नहीं जाती और इधर उधर कहीं से जाती तो फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इट विल बी सम अदर पॉइंट होता कोई, है ना? तो अब हम यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि टू लाइन्स ओरिजिन से जाती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हो गया। चलो ठीक है, अब आप बताओ इन दो लाइन के बीच में एंगल भी तो होगा ना? हाँ, तो वो जो एक्यूट एंगल है, दो एंगल होते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। तो जो एक्यूट एंगल है उसका एक फॉर्मूला है ना। तो ये जैसी दो लाइन है, ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये 150 डिग्री का है, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों की टोटल कितनी होती है? 180 डिग्री। तो ये अगर 30 है तो ये 150 है। तो टू लाइन्स के बीच का एंगल कौन सा? 30 क्या 150? दोनों सही है, 30 भी है 150 भी है, लेकिन हम एक्यूट एंगल के हिसाब से बोलते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कौन सा? 30 डिग्री। तो एक्यूट एंगल थीटा। तो वो दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का एक थ्योरम है कि दोनों के बीच के एंगल को हमने क्या बोल दिया? थीटा, एक्यूट एंगल, और उसका एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको एंगल मिल जाएगा। कौन सी वैल्यू पुट करना पड़ता है? HAB की वैल्यू। ये HAB क्या है? एक बात बताओ, ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन है नहीं? ये दोनों लाइंस जो है, ये टू लाइन जो है आपको पता नहीं कौन सी है। ये टू लाइन जो है वो आपको एग्जैक्ट पता नहीं, ये एग्जाम अभी बता रहा है, ये वाली है ना। ये टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जा रही है। अब ये टू लाइंस कौन सी भी होंगी, लेकिन उनका ये जॉइंट इक्वेशन है ना, कौन सा? ax² 2hxy dy। ये सेपरेट इक्वेशन नहीं है, वो टू लाइंस का क्या है? जॉइंट। यानी जब हमने इन दोनों को क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, तो क्या बन गया था? जॉइंट इक्वेशन। और वो डिटेल में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया था। और इसमें, और ये था होमोजीनियस सेकंड डिग्री का। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको होमोजीनियस दिखे सेकंड डिग्री वाला, पावर 2 पावर 2 पावर 2, समझ जाना ये टू लाइंस का है। वो भी टू लाइंस कौन सी? पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाली। इनका है ये क्या? जॉइंट इक्वेशन, सेपरेट नहीं। सेपरेट इक्वेशन में कभी भी x और y का पावर 1 1 आता है। सेपरेट इक्वेशन में कितना पावर आता है? 1 1 आता है। ये जॉइंट हो गया ना, इसलिए पावर 2 आया, ऐसा। तो इसमें टू लाइंस है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें टू लाइंस है तो इसमें स्लोप भी कितने हो गए? 2 हो गए। इसमें स्लोप कौन से? m1 और m2। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस थ्योरम की। तो let m1 and m2 be the slopes। क्या है? दोनों स्लोप्स ऑफ द लाइंस। स्लोप्स किसके? स्लोप किसके रहते हैं? ऑफ द लाइंस। लाइंस कौन सी है वो भी तो बताना पड़ेगा। स्लोप किसके है? हाँ सर, लाइंस के। लाइंस कौन सी है? जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही। स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय a² + 2hxy + by² = 0। यानी इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट होती होंगी, इसमें जो दो लाइन है उनके स्लोप है m1 और m2। अब आप बताओ, आप पढ़ चुके हो ना सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला? सम ऑफ द स्लोप्स क्या था? ये मैंने यहीं पे देख के बोलने के लिए कहा था, -2h/b है ना, -2h/b। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स m1 × a/b। इसको लर्न करने की टेक्निक भी है, दूसरी और बताऊंगा अभी। वैसे मार्क्स करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बताया। ये आपको पता कि ये जो m1 m2 दो स्लोप है, इसके अंदर दो लाइन है यानी दो स्लोप है। तो क्या है उनका दो स्लोप का? कि भाई m1 + m2 करोगे तो -2h/b इतना आंसर आएगा, और m1 m2 का आंसर कितना आएगा? a/b। लेकिन एक बात बताओ, आपको m1 - m2 का भी आंसर फाइंड आउट करना है, यानी डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स। क्यों सर, हमें ये क्यों पता करना है? उसका कारण देखो क्या है।
आपको दो लाइन के बीच का एंगल पता करना है। अब ये फिगर आपको निकालनी पड़ेगी। हाँ? तो फिगर थोड़ी इस तरह से निकालना है, यहाँ पे ना निकालते हैं जैसे ये कि ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन से जाने वाले टू लाइंस और ये उनके बीच का एंगल कौन सा, थीटा। और ये वाली लाइन ओरिजिन से जा रही है तो मतलब ओरिजिन से जा रही है तो लाइंस कैसी रहती है, y इक्वल टू mx, कई बार बता चुका हूँ। तो y इक्वल टू mx दोनों की इक्वेशन है, लेकिन एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2, m1 m2 बोलना पड़ेगा ना। तो ये टू लाइंस है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब एक बात बता, कोई भी लाइन से हम बेसिक में पढ़ चुके हैं, देखो कोई भी लाइन कोई भी रहे, कैसे भी रहे, ओरिजिन से जाने वाली रहे या और कहीं से किधर से भी जाने वाली रहे, एक जनरल फॉर्मूला है लाइंस का। हाँ, लाइंस का एक एंगल का एक जनरल फॉर्मूला है, कौन सा, कि tan थीटा इक्वल टू, ये हम बेसिक में पढ़े थे 1 प्लस यही पढ़े थे, इसी चैप्टर में पढ़े कि अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला कौन सा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, यानी अगर आपको उन दो लाइन के क्या पता है, स्लोप्स पता है। इस चैप्टर को रिवाइज किया ना, अगर आपको दोनों लाइंस के क्या पता है, स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, तुम्हें एंगल मिल जाएगा। ये लाइंस कैसी भी रहे, यानी ओरिजिन से जाए कि इधर उधर कैसे भी जाए, ये जनरल फॉर्मूला है दो लाइन के बीच का, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी जनरल लाइन अपने हिसाब से, टू लाइंस के बीच का एंगल। तो बताओ, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, m1 माइनस m2 और किसकी, m1 m2 की। तो m1 m2 हमारे पास है, कितना होता है a बाई बी, लेकिन m1 माइनस m2 नहीं है, तो पहले हम उसकी क्या पता करेंगे, वैल्यू पता करेंगे। वी नो दैट m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला कल लिख के दिया था, याद आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये कल पिछले पीरियड में पढ़े थे ना, वही है। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1। अब बताओ m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 2h बाई बी, और ये क्या है, स्क्वायर। अब बताओ ये माइनस 4, m1 m2 की वैल्यू कितनी है, m1 m2 की वैल्यू कितनी है, a बाई, ठीक है। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, h स्क्वायर b स्क्वायर और 4a बाई बी है ऐसा। अब याद है कि आपको मैंने इसको एलसीएम मेथड से पढ़ाया था, एलसीएम से पढ़ाया था, और भी मेथड थी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। इसका डिनोमिनेटर कौन है, बी स्क्वायर, आप इसको भी क्या बना सकते हो, बी स्क्वायर। कैसे बना सकते हो, ये रहने दो जैसा है वैसा, है ना। देखो ये बी स्क्वायर, इसको भी बी स्क्वायर बना दो। कैसे बी स्क्वायर बने, नीचे b से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे नीचे b से करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, रेशो को बैलेंस करना पड़ता है ना। सर ऐसा क्यों किया सर आपने b से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम लाना है। ये b स्क्वायर, इसको भी b स्क्वायर लाना है, तो 4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, देखो ये होगा 4ab अपॉन बी स्क्वायर, 4ab अपॉन बी स्क्वायर, आगे का डिनोमिनेटर सेम। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम आए तो फिर एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, जो मैंने उस पीरियड में पढ़ा था, एलसीएम मेथड पढ़ाई थी ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो कौन है, बी स्क्वायर, क्या होता है 4a स्क्वायर माइनस 4ab, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज, ऊपर 4 कॉमन निकालो, h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है ना, और नीचे कौन है, बी स्क्वायर। और ये आंसर किसका है, वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या करोगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आप इसका स्क्वायर रूट करो तो स्क्वायर रूट हमेशा कैसा आता है, प्लस और माइनस में, कैसा आता है, प्लस और माइनस। टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट किया तो कितना आएगा, ऐसा है 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट, देखो आपको अगर डिटेल में करके देना है तो मैं देखो डिटेल में करके, ये ऐसा है ना, ये है, हाँ करके दिखा दो, करके दिखा दो। ये है टेकिंग स्क्वायर रूट। बताओ स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट 2, लेकिन प्लस माइनस आता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, बी,
ये हो गई m1 माइनस m2 की वैल्यू। हमें इसकी ज़रूरत है फॉर्मूले में, इसलिए अब बताओ। आप बोलेंगे सर थ्योरम कौन सा है? प्रूव दैट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस सेकंड इक्वेशन है। इसमें जो टू लाइन्स है उसका एंगल थीटा वो रिप्रेजेंट करते इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से उस एंगल को रिप्रेजेंट करते, यानी उसका फॉर्मूला। तो सर हमें ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी तो नहीं पता, लेकिन एक फॉर्मूला पता है। कौन सा? दो लाइन के बीच का प्रूव ये करना है, लेकिन हमें एक पहले से पता है। अगर हमें देखो कोई भी चीज़ तक पहुंचना है तो पहले उसका कुछ तो भी हमें पता होना चाहिए। अरे कोई चीज़ अगर ढूंढनी है तो शुरुआत तो कोई से करनी पड़ेगी, तो उस टारगेट तक आप पहुँचोगे कि नहीं, तो शुरुआत तो कोई से करनी पड़ती है ना। अगर आपको किसी प्लेस में जाना है, जैसे आपको मुंबई जाना है और कोई नाम बता दिया मैंने, तो आपको अपनी जर्नी आप यहाँ पे खड़े होगी, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी ना कि आप यहाँ से कौन सी दिशा में जाए, पहले कौन से गांव जाए, नागपुर जाए कि अमरावती जाए कि फिर वहाँ से फिर रेलवे से जाए कि प्लेन से जाए। कहने का मतलब आपको जो भी डेस्टिनेशन पर पहुँचना है या कुछ भी करना है तो शुरुआत तो किसी से करनी पड़ेगी, किस चीज़ से। तो वही अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो शुरुआत तो किससे करनी पड़ेगी, शुरुआत किससे करें। तो हमें पहले से एक फॉर्मूला पता है टैन थीटा का। कौन सा पता है फॉर्मूला टैन थीटा का? पहले लिखेंगे लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। और वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पहले से पता है। कौन सा? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1+, यानी हमारा टारगेट वो है, लेकिन उस वो टारगेट तक पहुंचने के लिए शुरुआत हम कर रहे हैं इससे, क्योंकि ये हमें पता है, ये बेस है अपने यहाँ से आगे बढ़ेगा कि सर हमें फॉर्मूला पता है, दो लाइन के बीच का एंगल का ये फॉर्मूला सर हमें पता है, सर इसी से शुरुआत करेंगे, इसी से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, बिल्कुल पहुँच जाओगे। बस ये फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में फ़र्क क्या है? ये लाइन्स के बीच का फॉर्मूला जिसमें स्लोप से हम वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी एंगल जो पता करना है वो किससे पता करते हैं? स्लोप से। आप इसमें स्लोप्स की वैल्यू पुट कर दो, एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो सर फिर ये वैल्यू पता है क्या हमें? हाँ पता है ना, m1 माइनस m2 पता नहीं, इसीलिए तो पता किया उसको पहले। तो बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है? अपॉन b, ये होगी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कितना होता है? a बाय बी, ये है a बाय बी। अब आप बताओ यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी है। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे देखो, ये नीचे 1 है ना, b इंटू 1 b, a इंटू 1 a और b इंटू 1 बराबर है। अब बताओ इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों कट गए, तो कितना बचा है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए को ए प्लस भी लिख सकते हैं। और पता है प्लस माइनस लिखने की अभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मॉड डालते हैं ना, मॉड में क्या होता है? प्लस रहे कि माइनस रहे, बाहर निकलने पर वो प्लस होता है, तो मॉड के अंदर भी प्लस माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में लिखा है ना हमने, बाद में मत लिखना, क्योंकि पहले क्या किया हमने m1 माइनस m2 की वैल्यू पुट की। m1 माइनस m2 की वैल्यू जैसी है वैसी पुट करनी पड़ेगी, जैसी है वैसी पुट की, लेकिन बाद में मॉड के कंसेप्ट के कारण हमने भी प्लस माइनस लिखा नहीं ऐसा। तो ये बताओ आपको मिल गया एंगल, कौन सा? ये वाला मिल गया ना। तो बेस ये था अपने लिए, उससे बताओ दोनों फॉर्मूले एक ही है क्या? थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क कौन सा है बताता हूँ मैं आपको। अब बताओ, इस फॉर्मूले से आपको एंगल मिलेगा और इस फॉर्मूले से भी एंगल मिलेगा, लेकिन फ़र्क ऐसा है कि इस फॉर्मूले से जब आप एंगल निकालते हो तो आपको लाइन्स के स्लोप्स पता होने चाहिए, दोनों लाइन के स्लोप पता होने चाहिए। आपको दोनों लाइन की इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, यानी वो दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन क्या है, क्या कहा मैंने, उन दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन कौन सा है, क्या है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। जॉइंट इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ उनके स्लोप पता होना चाहिए, बस स्लोप पता है, वैल्यू पुट कर दो कोई। लेकिन अगर बताओ आपको स्लोप्स नहीं दिए दोनों लाइन के, अब दोनों के स्लोपच नहीं पता तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? m1 और m2 पता चलेगा। लेकिन अगर आपको दोनों का जॉइंट इक्वेशन दिया
क्या दिया आपको? दोनों लाइन के स्लोप नहीं दिए और आपको बोल दिया हाँ ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, कंबाइन ये वाला। तो फिर अगर कंबाइंड इक्वेशन दिया तो फिर ये वाला, फिर इसमें आप कौन कौन सी वैल्यू पुट करोगे? ए बी और एच की। कौन सी? ए बी और एच की। ये कंबाइंड इक्वेशन, ए बी एच की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि कंबाइंड इक्वेशन दिया तो ये फॉर्मूला और स्लोप्स दिए तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपके सामने एक लाइन दे और उसके बीच का एंगल मैंने आपको पूछा और मैंने आपको स्लोप दे दी, इसका स्लोप है 3 और इसका स्लोप है -5। तो बताओ इसके बीच का एंगल कितना? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये कब यूज होता है? जब दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन पता हो। वो तो पता ही नहीं तुम्हें, स्लोप्स पता है। ये वाला फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर लो फटाफट। और अगर मैंने आपको स्लोप नहीं दिए, हाँ चलो मैं इस दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करोगे, हाँ सर फिर स्लोप बताओ ना, हाँ स्लोप नहीं पता, तो सर एक काम करो ना, स्लोप नहीं पता लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ जॉइंट इक्वेशन 3x² माइनस 10xy प्लस 7y² = 0। ये दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है। देखो दो लाइन का सेपरेट नहीं है। अगर ये सेपरेट इक्वेशन होता ना तो x और y का पावर 1 1 होता। ये x और y का पावर 1 1 है क्या? नहीं, ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन है। तो बताओ, निकाल रहे एंगल बता, दोनों लाइन के बीच का एंगल बता, जल्दी बता। तो तुम पहले दौड़ोगे इसके पीछे, अभी स्लोप तो दिया ही नहीं, तो स्लोप नहीं दिया तो फिर ये वाला फॉर्मूला कैंसिल। क्या दिया है रे? अभी जॉइंट इक्वेशन दिया है, जॉइंट इक्वेशन दिया है ना, चलिए फॉर्मूला यूज करिए। इसके लिए कौन सी वैल्यू की जरूरत है? ए बी और एच की, और इसमें ए बी एच है। इसमें कौन है? ए बी एच है। अरे ए बी एच है ना इसमें। ए किसको बोलते हैं? x² के साथ वाले को। बी किसको बोलते हैं? y² के साथ वाले को। b की वैल्यू 7, a की वैल्यू कितनी? 3। 2h किसको बोलते हैं? xy के साथ वाले। तो 2h की वैल्यू कितनी है? -10। 2h की वैल्यू कितनी है? -10। h की वैल्यू है -5। तो कहने का मतलब है a भी पता है, h भी पता है, b भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना भाई। तो इसका मतलब हमारे पास जैसी सिचुएशन आती है उसी आधार पर हम अपना आगे की क्या बोलते हैं रणनीति या प्लानिंग डिसाइड करते हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये पूछा है आगे का क्वेश्चन इसमें, आल्सो फाइंड द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी क्या होता है? अगर लाइन एक के ऊपर एक गई तो एक के ऊपर से ही दूसरी, यानी ये XY एक्सिस एक लाइन है, उसी के ऊपर से दूसरी लाइन गई, तो बताओ इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस एक ही होता है। ये है पैरेलल लाइंस और ये है कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों का क्या होता है? स्लोप सेम रहता है। स्लोप यानी उनकी चढ़ाई सेम रहती है। अब आप बताओ, अगर दोनों का स्लोप सेम है यानी चढ़ाई, तो वो एक के ऊपर एक आ सकते हैं ना। अब बताओ ये पैरेलल लाइन जा रही है, मान के चलो जैसे कि ये पैरेलल है, ये हम एक के ऊपर एक ला भी सकते हैं। एक वाली दूसरे के पास है तो उसके ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर ऐसी रही तो एक ऐसी और दूसरी ऐसी, तो बताओ ये लाइन्स पैरेलल नहीं है, तो कितना भी तुम आसपास लाओ वो एक के ऊपर एक नहीं है, यानी वो कोइंसिडेंट नहीं बनेगी। और पैरेलल वाली लाइन क्या बनती है? कोइंसिडेंट बन सकती है एक के ऊपर एक। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप कैसे रहते हैं? सेम। तो कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। दोनों का स्लोप कैसा होगा? सेम। तो बताओ स्लोप्स कोइंसिडेंट लाइंस होने के लिए कंडीशन क्या है? यानी हम कैसे समझेंगे भाई कि लाइंस कोइंसिडेंट है करके? बिना फिगर के बिना फिगर के बताना है कि इसकी लाइंस कोइंसिडेंट है, ये हम कैसे मानते हैं? बिना फिगर के देख के तो कोई भी बताएगा, तो कैसे? उसके लिए भी हम पहला बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में स्लोप्स कैसे रहते हैं? सेम से रहते हैं। If the lines are coincident, that is पैरेलल भी लिखते हैं कोई, तो देन बताओ उनके स्लोप्स कैसे होंगे? सेम होंगे। अरे लाइन्स अगर एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट है तो स्लोप सेम होंगे। फिर एक काम करो, आप m2 को इधर लाओ, तो m2 उधर से इधर आया तो प्लस का क्या होगा? माइनस।
क्या बचेगा 0, ठीक है ना। m1 माइनस m2 कितना होगा 0। अब बताओ m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, ये आपको पता है। m1 माइनस m2 कितना होता है, उसका एक फॉर्मूला में बता, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, यह m1 माइनस m2 इक्वल टू कौन है 0। अब इसको उधर लेके जाओ, b ने डिवाइड किया है, b ने क्या किया है डिवाइड, तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और 2 ने मल्टीप्लाई किया है तो 2 क्या करेगा डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई करेगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो उधर जाके डिवाइड करेगा। तो बताओ इधर क्या हो जाएगा 0, और कौन बचेगा स्क्वायर माइनस ab। अब हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ लेफ्ट का भी और दोनों का करना पड़ेगा, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है कैंसिल। तो बताओ h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। यानी क्या, ठीक है थोड़ी देर बाद बताऊँ और डिटेल में, पहले आप इतना एक समझ लो कि कोइंसिडेंट लाइंस होने की कंडीशन यानी क्या होता है बताते हैं। बस आप इतना देखो कि कोइंसिडेंट लाइंस रही तो उनके स्लोप सेम होंगे, एक के ऊपर एक जाएंगे तो स्लोप सेम होंगे ना, ये ऐसी जाएंगे तो वो भी उसी के ऊपर वैसी जाएंगे तो स्लोप सेम, तो स्लोप सेम है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन 0, अरे दोनों सेम है तो डिफरेंस कितना होगा 0। m1 माइनस m2 की वैल्यू आपको पता है, तो उधर भेजो 0, कितना बचेगा, फिर टेकिंग स्क्वायर करो तो स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट चला गया, 0 का स्क्वायर 0, ये है कंडीशन h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, या फिर कोई h स्क्वायर इक्वल टू ab लिखता है। बताओ वैसे ही परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है ना, ये दो लाइन के बीच का एंगल 90 भी हो सकता है, यानी दो लाइंस क्या हो सकती है परपेंडिकुलर, ये ऐसा और ये ऐसी दूसरी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। तो बताओ दो लाइन परपेंडिकुलर भी तो हो सकती है, तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसका एक कंसेप्ट है जो आपको मैंने इसी चैप्टर के बेसिक में स्टार्टिंग में पढ़ाया। हाँ स्लोप्स में हम स्लोप्स की कितनी टेक्निक पढ़ चुके हैं, स्लोप्स की 5 टेक्निक पढ़े, उसमें से पहली 3 टेक्निक अगर छोड़ दी जाए तो दूसरी 2 टेक्निक में ये था, क्या था, पैरेलल लाइंस के स्लोप्स कैसे रहते सेम रहते, ये पढ़े थे। और अगर परपेंडिकुलर लाइंस नहीं तो क्या होता है m1 इंटू m2 कितना होता है -1 होता है, ये पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर लाइंस में m1 इंटू m2 कितना होता है -1। अब देखो भाई जो स्टूडेंट का याद होगा उनको कितना ईजी जाएगा, है ना। अब m1 इंटू कितना होता है, m1 इंटू की वैल्यू क्या देखो, m1 इंटू की वैल्यू है a/2, ठीक है ना। अब इस b को उधर में जो b ने डिवाइड किया है तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा b इंटू 1 b माइनस b, अब वो माइनस b इधर ला तो क्या होगा प्लस b, तो बताओ a प्लस b इक्वल टू 0, यानी a प्लस b इक्वल टू 0 ये कंडीशन है फॉर द परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो ये कंडीशंस वाला मैटर क्या आपको समझा, देखो आपके सामने 2 लाइन्स हैं, ठीक है, ये 2 लाइन्स मैंने उनका आपको जॉइंट इक्वेशन दे दिया, क्या दे दिया जॉइंट इक्वेशन, ये दोनों का सेपरेट इक्वेशन नहीं, सेपरेट इक्वेशन किसको बोलते हैं जिसमें x और y का पावर 1 बनाया तो वो सेपरेट सेपरेट हो गए, x स्क्वायर आ गया यानी दोनों लाइन इसमें मिक्स है, इमेजिन करना इसमें 2 लाइन मिक्स हो चुकी है, अब कौन सी 2 लाइन हमें पता नहीं लेकिन इसमें है 2 लाइन है यानी इसमें 2 स्लोप भी है, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बता बेटा इसके अंदर जो 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, अरे इसके अंदर जो 2 लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है वो बता, तो आप क्या सोचेंगे सर उसके लिए तो फिगर निकालनी पड़ेगी, तो फिगर निकालने के लिए वो 2 लाइन पता करनी पड़ेगी कौन सी है, तो नहीं मैं बता रहा हूँ कि नहीं इतना लंबा चौड़ा काम मत कर, तरीका है, कौन सा तरीका है, इसमें जो 2 लाइन छिपी है पता कर लेना, है ना, इसमें जो 2 लाइन छिपी है पता कर लेना, और वो जैसे अगर आपने पता कर लिया इसमें जो 2 लाइन छिपी है, मान के चलो वो आपने पता किया 3x प्लस y ये पहली लाइन, और सपोज आपने पता किया कि x माइनस 3y, ऐसा कुछ आपने पता कर लिया।
अगर पता करने की टेक्निक है, पढ़ेंगे बाद में। तो एक लंबा चौड़ा रास्ता है जो आपको बता रहा हूँ। इसमें जो दो लाइनें, सर आप में से किसी स्टूडेंट ने क्या दिमाग लगाया बताया, मैंने उसको ये पूछा है कि इसमें जो दो लाइनें वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो वो स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि सर वो दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसके लिए तो फिगर निकालनी पड़ेगी ना दोनों लाइन की। तो सर दोनों लाइन की फिगर तभी निकल गई जब उनकी इक्वेशंस पता हो। 10th में ग्राफ निकाले थे ना, तो इक्वेशन पता थे ना, तो फिर सर पहले इक्वेशन पता करना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट ने थोड़ी सी मेहनत करके इक्वेशन पता की, यानी इसमें जो दो इक्वेशन थे वो पता किए। तो ये मेहनत वाला काम उसने क्या किया, इक्वेशन मिलने के बाद फिर उसने ग्राफ पेपर निकाला और ग्राफ पेपर में ये लाइन ड्रॉ की। ये लाइन कैसे ड्रॉ करते पता है आपको, 10th में पढ़े थे, डब्बा डब्बा, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट वाई, और उसके बाद ये लाइन उसकी आई, सपोज ये लाइन है, फिर उसने ये वाली लाइन निकाली, वो लाइन ऐसी निकली, और ये हो गया मेहनत का काम। और फिर उसने चेक किया उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का है, और वो उसको दिखा 90 का। तो फिर उसने बोला ज्योमेट्रिकली सब निकालेगा, हाँ सर ये दोनों लाइन के बीच में 90 का है, और अगर 90 का नहीं आता तो वो लाइन नहीं सर इनके बीच में नहीं है। तो उसको थोड़ा मेहनत वाला रास्ता अप्लाई करना पड़ा। कौन सा, कि इसमें दो लाइन कौन से पहले पता करना पड़ेगा, यानी उनके सेपरेट इक्वेशन उसको पता करने पड़ेगा। ये सेपरेट बोल, ये तो मिक्स है, तो सेपरेट पता किए, उसके बाद दोनों की डायग्राम ड्रॉ की। 10th में हम पढ़े डायग्राम कैसे ड्रॉ करना, फिर वो डायग्राम देख के उसने बताया कि दोनों के बीच में एंगल 90 का है या नहीं। अब एक दूसरा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। ये स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है MST-CT एग्ज़ाम, MST-CT, CET एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम्स, उनमें क्या देखा जाता है कि वही काम करो लेकिन बैल मजदूरी ना करते हुए टेक्निक से करो, इसलिए उनका पेमेंट ज़्यादा रहता है। कि जो स्टूडेंट जैसे बोलते हैं ना, फ़र्क डिफरेंस क्या रहता है,